नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज की तरफ से आज माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 12 का संस्कृत विषय है उसको आज आपको पढ़ाऊंगी। और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रापीड कथा। चंद्रापीड कथा, जैसा कि कथा के रूप में है ये विषय, तो ये गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। हम सभी जानते हैं कि साहित्य के दो रूप हैं, गद्य और पद्य। तो इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि संस्कृत साहित्य में एक चंपू काव्य भी है। संस्कृत में गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहते हैं। और जो रचनाएं हैं वो इसी प्रकार की हैं कि उसमें गद्य का भी प्रयोग कवि ने किया है और पद्य का भी प्रयोग कवि ने किया है। ये जो विषय आपके सामने है वो कथा के रूप में है, इसलिए गद्य काव्य के अंतर्गत आता है। और आप ये जानते हैं कि पद्य की अपेक्षा गद्य का प्रयोग संस्कृत काव्य में कम हुआ है। और जो मुख्य रूप से जो मुख्य गद्य लेखक हैं उनमें दंडी, सुबंधु और बाण, ये वृहत्त्रयी है। संस्कृत गद्य के जो मुख्य स्तंभ हैं वो ये हैं। और इन्हीं में से एक जो बाण भट्ट हैं, इन्हीं का जो कादंबरी, इनकी मुख्य जो रचना है कादंबरी, इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक हर्षचरितम और एक कादंबरी। हर्षचरितम एक आख्यायिका है और कादंबरी कथा है। तो उसी कादंबरी का ये अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। बाण भट्ट जी, आप सभी जानते हैं इनके बारे में कि ये 7वीं शताब्दी के कवि हैं और ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, क्योंकि हर्षवर्धन, राजा जो हर्षवर्धन थे जिनका 606 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था, उनके ये सभा पंडित थे। इसलिए इनका जो स्थिति काल है वो एकदम स्पष्ट है। और इनकी रचनाओं के बारे में भी, ये दोनों मुख्य रचनाएं इनकी ये हैं। अन्य 3 अन्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं लेकिन उनके विषय में संदेह है, किंतु ये मुख्य रचनाएं इनकी हैं। तो यहाँ बाण भट्ट की जो कादंबरी है ये आपको उसी का ये अंश चंद्रापीड कथा के रूप में है। बाण भट्ट पांचाली रीति के कवि हैं जिनमें भाव और भाषा, पांचाली रीति का तात्पर्य क्या है, इसमें भाव और भाषा का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में जो लेखन की परंपरा है वो 3 प्रकार से, वैदर्भी रीति है, पांचाली रीति है और गौड़ी रीति है। वैदर्भी रीति जिसके प्रतिनिधि कवि कालिदास हैं, इनकी अन्य रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम आप ही के पाठ्यक्रम में है। और वैदर्भी रीति में संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, सरल शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरी गौड़ी रीति है। गौड़ी रीति के प्रतिनिधि रचनाकार जैसे भवभूति हैं, दंडी हैं, ये लोग गौड़ी रीति का प्रयोग करते हैं। गौड़ी रीति में दीर्घ समास और कठिन पदबंध, क्लिष्ट पदावली होती है। पांचाली रीति दोनों के मध्य है, यानी इसमें वैदर्भी और गौड़ी दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। बाण भट्ट के अंदर ये क्षमता है कि वो किसी भी वर्णन को कठिन से कठिन और सरल से सरल करके आपके समक्ष एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। बाण को पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक आर्ट गैलरी को देखना। आप प्रवेश करते जाते हैं और एक के बाद एक चित्र आपके समक्ष खुलता जाता है। वैसे ही बाण का रचना संसार इतना ही अद्भुत है। गद्य जो कि बहुत ही नीरस माना जाता है, जब व्यक्ति बाण भट्ट का गद्य पढ़ता है तो वो समझता है कि उन्होंने गद्य में भी पद्य जैसा ही चमत्कार उत्पन्न किया है। तो चंद्रापीड कथा कादंबरी के मुख्य अंशों को लेकर के संकलित की गई है। और इसका लक्ष्य यह है कि ये जो कथा है ये बहुत ही जटिल 3 जन्मों की प्रेम कथा है। और एक इतना विस्तृत इसका वो है कि उस जटिल कथा को बच्चे आसानी से समझ सकें, सरलता से समझ सकें, इसलिए इसको इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से इसका संकलन किया गया है। और मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे बाण के कौशल की, बच्चों को एक झलक भी मिल जाए और वो हमारे जो साहित्य का जो हमारा ये सुंदर संसार है उससे उनका परिचय हो जाए। तो कथा को इंटरमीडिएट की कक्षा में 11 और 12 दोनों के लिए उसी कथा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो बच्चों, आपने पूर्वार्ध की कथा निश्चित ही कक्षा 11 में पढ़ी होगी और वहाँ के जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें आप एक बार जल्दी से देख लीजिए कि कथा के पूर्वार्ध में राजा शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या चमत्कारी शुक को लेकर पहुंचती है और शुक अपना परिचय राजा को देता है। और उसी प्रसंग में जाबाली मुनि का आश्रम, विंध्याटवी और उज्जैनी के राजा तारापीठ का प्रसंग, चंद्रापीठ, उनके पुत्र की कथा,
फिर चंद्रापीठ का युवराज बन जाना, उनके मंत्री के पुत्र वैशंपायन के साथ उनका दिग्विजय के लिए निकलना, वहाँ शिकार के प्रसंग में अपनी सेना से बिछड़कर चंद्रापीठ का अक्षोत सरोवर के पास पहुंचना, जहां उनका महाश्वेता से मिलन होता है और महाश्वेता द्वारा पुंडरीक और कपिंजल का समस्त वृत्तांत उनको बताया जाता है और अपने प्रण के बारे में भी बताती है और अपनी अभिन्न सखी कादंबरी के बारे में निवेदन करके उसे समझाने के लिए चंद्रापीठ से प्रार्थना करती है, क्योंकि कादंबरी ने यह प्रण लिया है कि जब तक उसकी सखी महाश्वेता सुखी नहीं होगी वह भी विवाह नहीं करेगी। अतः महाश्वेता के आग्रह पर चंद्रापीठ उसके साथ हेमकूट पर्वत पर स्थित राजा चित्ररथ के महल पहुंचता है और वहां जाकर कादंबरी के भवन में प्रवेश करता है और सुंदरता की निवास भूमि कादंबरी को हजारों सेविकाओं से घिरे हुए पलंग पर बैठे हुए देखता है। ये प्रकरण आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। तो बच्चों देखिए, सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठग्रहा ताम अवादीत सखी कादंबरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम, तस्यायम् आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम इमाम। इसका क्या मतलब है? सा अर्थात कादंबरी। कादंबरी जब जैसे ही देखती है कि उसके कक्ष में महाश्वेता उसकी प्रिय सखी चंद्रापीठ को एक राजकुमार को लेकर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उठकर उसका अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार से वो उठी, सातु समुत्थाय, उसने उठकर महाश्वेता को प्रेम से गले लगाया और महाश्वेता ने भी प्रत्युत्तर में उसे जोर से आलिंगन किया और बोली, हे सखी कादंबरी भारतवर्ष में तारापीठ नाम के राजा हैं, उनका तस्य अयम, उनके ये आत्मज अर्थात पुत्र चंद्रापीठ हैं, जो दिग्विजय प्रसंगेन मतलब दिग्विजय के प्रसंग में अनुगतो भूमिम इमाम, इस भूमि को प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन भी आपको कितने बढ़िया ढंग से, क्योंकि महाश्वेता समझ रही है कि अभी मेरी सखी जब मुझे देखेगी, देखिए राजा का ये अंतःपुर है जहाँ राजकुमारियाँ रानियाँ रहती हैं, उसे अंतःपुर कहते हैं और वहाँ किसी भी पर पुरुष का प्रवेश वर्जित होता है। तो वहाँ पर एक कंचुकी नाम का रखा गया है सेवक, जो ब्राह्मण होता है, वृद्ध होता है और केवल उसे ही जाने की अनुमति होती है, अन्य कोई भी पुरुष अंदर प्रवेश नहीं करता। तो जब कादंबरी महाश्वेता के साथ चंद्रापीठ को देखती है तो वो घबराती है, तो इसीलिए महाश्वेता उसको गले लगाते लगाते उसका अभिवादन करते करते ही उसका परिचय भी देती है कि ये कौन है, ये भारतवर्ष में जो तारापीठ के नाम के राजा हैं और उज्जैनी के, और उन्हीं के पुत्र ये चंद्रापीठ हैं जो दिग्विजय के प्रसंग में यहाँ आए हैं, क्योंकि यही प्रश्न उसकी सखी की आंखों में उस समय रहा होगा, इसे बताते हैं। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। एष च दर्शनात् प्रभृति मे निष्कारण बंधुताम गतः कथिता चास्य बहुप्रकारं प्रिय सखी तत अपूर्व दर्शनोयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलः इत्य अपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः प्रणामम् अकरोत्। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? एष यानी यह, दर्शनात् प्रभृति, जब से मैंने इनको देखा है तभी से मैं निष्कारण बंधुताम गता, ये मेरे निष्कारण ही बंधु हो गए हैं। यानी कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो प्रथम जो मिलन है उसी में हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत परिचित है हमारा, तो उसी प्रकार से चंद्रापीठ से जब मिली है महाश्वेता तो प्रथम बार में ही उसे उनके अपने बंधु सा भाई सा स्नेह हो जाता है। तो वो बताती है अपनी सखी को कि संकोच का कोई कारण नहीं है, दर्शन के समय से, प्रथम दर्शन के समय से ही ये मेरे भाई हो गए हैं। कथिता चा अस्य बहुप्रकारम प्रिय सखी, और दूसरा संकोच इसलिए भी नहीं करो क्योंकि कथिता च अस्य, अस्य यानी इन चंद्रापीठ से मैंने तुम्हारे बारे में बहुप्रकारम है प्रिय सखी, तुम्हारे बारे में भी मैंने इन्हें बताया है। अतः तत् अपूर्व दर्शनोयम, इसलिए ये कोई पहले देखे हुए व्यक्ति नहीं है, अपूर्व दर्शनोयम है, इसलिए इति विमुच्य लज्जाम, यानी कि पहले पहले हम इनसे मिल रहे हैं, ऐसा सोच करके जो संकोच हो रहा है, जो लज्जा हो रही है, उसे छोड़ो। अविज्ञातशीलः इति, और इनका मैं व्यवहार नहीं जानती, स्वभाव नहीं जानती, इस कारण ये अविज्ञातशील हैं। शील अर्थात व्यवहार,
जिनका व्यवहार हमें ज्ञात ना हो तो वो अविज्ञातशील हैं, ऐसा समझकर, इति ऐसा समझकर, अपहाय शंकाम अपनी शंका को, अपहाय यानी दूर कर दो, छोड़ दो, हा धातु छोड़ने के लिए, और यथा मयि जिस प्रकार मेरे साथ, तथा अत्रापि वर्तितव्यम उसी प्रकार इनके साथ भी व्यवहार करो। इति आवेदिते ऐसा कहते कहते तया चंद्रापीड, तया कादंबर्या उस कादंबरी से को चंद्रापीड ने प्रणाम किया। तो यहाँ जब ये चीज़ की महाचंद्र कादंबरी जो है वो चंद्रापीठ को देख करके एक झिझक उसके अंदर जो थी उसे मिटाने के लिए इतनी व्यवहार कुशल है महाश्वेता कि वो उसे इस प्रकार से उसका परिचय देती है कि हे सखी, बिल्कुल भी शंका मत करो, बिल्कुल लज्जा मत करो, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो विश्वस्त है और ये मेरे भाई की तरह है, मैंने तुम्हारे बारे में भी इन्हें बताया है, इसलिए इनसे कोई भी संकोच की आवश्यकता नहीं है, और जैसे तुम मुझसे मिल रही हो उसी प्रकार इनका भी आदर करो, इनसे भी मिलो, इस प्रकार से वो उन्हें बता देती है। और कादंबर्यापि सा विभ्रमं कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके निशसाद। कादंबरी भी सविभ्रमं कृत प्रमाण, अर्थात एकदम घबराहट के साथ, क्योंकि वो अचानक देखती है कि राजकुमार उसे प्रणाम कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पाती और घबरा करके वो भी उन्हें प्रणाम करती है और महाश्वेता के साथ पर्यंके निशसाद पलंग पर बैठ जाती है। संभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत। फिर क्या होता है, जब राजकुमारी अपनी सखी के साथ बैठ गईं तब, और चंद्रापीठ खड़े हैं, तो उस समय जो वहाँ की परिचारिकाएं हैं, जो सेविकाएं हैं, वो सब संभ्रमम घबरा जाती हैं और घबरा करके परिजनोपनीतायाम इसलिए घबराती है कि अतिथि खड़ा है और ये राजकुमारियां बैठ गई हैं। और अतिथि क्यों खड़े हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी पुरुष जो है वो ऐसे ही महिलाओं के साथ उसी आसन पर नहीं बैठ सकता। तो ये एक जो परंपरा है उसका पालन करते हुए, शिष्टता का पालन करते हुए चंद्रापीठ वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। ये चंद्रापीठ की शिष्टता और विनम्रता को भी दिखाता है। और जो परिजन है, परिचारिकाएं हैं, वो भी अंतःपुर में एक पुरुष को देखकर घबराई हैं। तो ये स्त्री मनोविज्ञान का भी कितना सुंदर जो सूक्ष्म प्रयोग है वो ये देखिए, इस शब्द संभ्रमम शब्द का प्रयोग करके बाणभट्ट ने उस चीज को भी आपके सामने रखा है। ये चीज, ये शब्द यही ध्वनित कर रहा है कि परिचारिकाएं भी घबराती हैं। इन दो कारणों से परिचारिकाएं घबराती हैं। एक तो हमारी राजकुमारी बैठ गई हैं और हमारे जो अतिथि हैं वो खड़े हैं, इसलिए वो घबरा करके परिजनोपनीतायाम, परिजनों के द्वारा उपनीतायाम लाई गई, निधातु लाने के अर्थ में लाई गई, हेमपादांकितायाम पीठिकायाम, पीठिका जैसे हम आजकल स्टूल का प्रयोग करते हैं वैसे ही जो चौकी थी वो ले आते हैं। और इस पीठिकायाम का विशेषण देखिए, हेमपादांकितायाम है, यानी वो कैसा स्टूल था, क्योंकि अब राजा का महल है तो वो स्टूल में भी सोने के घोड़े लगे हुए थे। हेम यानी स्वर्ण, हेमपादांकितायाम सोने के जो घोड़ों वाली जो चौकी थी, पीठिका थी, उसको ले आते हैं और उस पे चंद्रापीडः समुपाविशत, चंद्रापीठ उस पे आराम से बैठ जाते हैं। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादंबरी स्वयं उत्थाय महाश्वेताया चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीय अंशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। और परिजनों के द्वारा लाए हुए सलिलेन मतलब जल से कादंबरी ने स्वयं उत्थाय खुद उठकर महाश्वेता के चरणों को धोया। चरणों को धोने की परंपरा हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जब भी कोई अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव की ये संस्कृति, उसका सम्मान इसी प्रकार से हमारे यहाँ किया जाता है। तो चूंकि उसकी अभिन्न सखी है इसलिए वो किसी परिचारिका से ये कार्य नहीं कहकर स्वयं उठती है और उठकर उसके चरणों को धोती है और उत्तरीय अंशुकेन, अपने उत्तरी यानी अपने दुपट्टे के अंशुक यानी वस्त्र से उसको पूछती है उसके चरणों को और पुनः पर्यंकम आरुरोह, और फिर से पलंग पर बैठ जाती है। चंद्रापीडस्यापि कादंबर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों, और चंद्रापीड का भी जो चरण धोना उनका भी है तो उसे कादंबरी की सखी मदलेखा ने, ये सखी भी है इनकी, परिचारिका भी है, तो उस मदलेखा के द्वारा प्रक्षालितवती चरणों, चंद्रापीड के चरणों को धोया गया। यहाँ पे देखिए परंपरा की रक्षा की गई कि कोई राजकुमारी
तो किसी भी चाहे राजकुमार हो या कोई भी हो उसकी चरण नहीं धोएगी, वो तो उसकी अभिन्न सखी थी। लेकिन चंद्रापीठ का चरण धोने के लिए उनकी परिचारिका मदलेखाइन एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर बाण की नजर है। वो जो पूरा शब्द बिंब खींचते हैं तो वो दृश्य आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो पूरा दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो ये बच्चों जो हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इस गद्यांश के में ये एक तरह से ये गद्यांश इस कथा के जो नायक हैं चंद्रापीठ, उनका कथा की नायिका कादम्बरी से प्रथम समागम है। इसमें सबसे पहले जो साक्षात्कार दोनों का हो रहा है, ये वो प्रथम साक्षात्कार है इन दोनों का। और कितनी खूबसूरती से वो महाश्वेता कैसे लेकर आती है और उस समय कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, उसका कितना सुंदर सजीव वर्णन है कि वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ हम कुछ इसका जो व्याकरण, क्योंकि चूंकि आपका ये जो बोर्ड में आएगा तो इस गद्यांश को दे दिया जाएगा और इस पे आधारित प्रश्नोत्तर आपको करने होंगे। प्रश्नोत्तर में कुछ तो प्रश्नोत्तर आपके ऐसे ही रहेंगे जो इन्हीं में से आपको निकाल करके इसके उत्तर देने हैं, जैसे कि किसने उठ करके चरणों को धोया, तारापीठ कहाँ के राजा थे, चंद्रापीठ किसके पुत्र थे, कुछ भी इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न छोटे बन सकते हैं और कुछ व्याकरण पे आधारित प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए हम इसमें जो मुख्य व्याकरण वाले शब्द हैं जिस पर प्रश्न आ सकते हैं, संभव हैं, उसे देख लेते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति में समुत्थाय शब्द है। समुत्थाय शब्द इसमें क्या है आपका, ये सम उपसर्ग पूर्वक, सम और उद ये उपसर्ग है, स्था धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय क्रियार्था क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। क्रियार्था क्रिया का मतलब जब एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी प्रारंभ हो, तो जो पहली वाली क्रिया है वो क्रियार्था क्रिया होती है। तो यहाँ पर पहले कादम्बरी जो कार्य इसका जो उठती है जब, तो पहले वो उठती है कादम्बरी, पहले खड़ी होती है और उसके बाद दूसरी क्रिया क्या करती है, वो महाश्वेता को गले से लगाती है। इसलिए समुत्थाय ये जो है ये क्रियार्था क्रिया है, इसलिए पहले उठना। इसलिए इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके लिए संस्कृत में त्वा और ल्यप दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है और चूंकि यहाँ पर उपसर्गों का प्रयोग है तो उपसर्ग के साथ हमेशा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए महाश्वेता पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों आपने पढ़ा है, कारक में पढ़ा है आपने कि जब द्वितीय, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ महाश्वेता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में होती है और सूत्र आपको याद होगा, कर्तु रीप से तमम कर्म। जी हाँ, क्योंकि ये कादम्बरी जो है वो कर्ता है और कर्ता को जो ईप्सित है वही कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म कौन है, महाश्वेता। इसलिए यहाँ पर जो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से एक शब्द यहाँ जग्राह है। जग्राह ये यहाँ पर आपका परोक्ष लिट एक सूत्र है, उससे लिट लकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में आपने अभी तक 5 लकार पढ़े हैं, वास्तव में इसमें 10 लकार होते हैं और इन 10 लकारों में से जो लिट लकार जो है वो परोक्ष भूत के लिए प्रयुक्त होता है। क्योंकि घटना एक कथा के रूप में है, ये कुछ भी आंखों के सामने नहीं, प्रत्यक्ष घटना जो होती है वो आपके आंख को सामने है, लेकिन परोक्ष यानी जो आंखों के सामने नहीं हो, इसलिए लिट लकार का प्रयोग है। इसी प्रकार से देखिए, चूंकि बाण भट्ट हैं इसलिए समासों का प्रयोग खूब करते हैं। ये एक सामासिक पद है, दृढ़ तरह दत्तः कंठग्रहा ययासा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है ये। इसी प्रकार और इसमें देखिए आप आगे, ये देखिए अनुगतो, दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के प्रसंग में ये मतलब हुआ। और अनुगतो, अनुगतो में अनु उपसर्ग लगा हुआ है और गम पूर्वक ये ता प्रत्यय है, गम धातु है और ता प्रत्यय है। अनु जो है वो पश्चात के अर्थ में होता है। तो ये जो चंद्रापीठ है जब दिग्विजय के प्रसंग में पूरे भारत से घूमते हुए बाद में इस भूमि में आए हैं, पश्चात में यहाँ प्राप्त हुए हैं ना, इसलिए अनु इसका प्रयोग किया गया है। गम धातु है और ता प्रत्यय, आप जाते हैं भूतकालवाचक ता प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अनु गम, अगर इसका निर्वचन पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना होगा। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि अनुगत शब्द में शब्द का पूरा जो है व्याकरणात्मक उसमें क्या क्या वो है बताइए। इसी प्रकार से अब आप ये देख सकते हैं भूमिम इमाम,
ये शब्द देखिए, भूमिम इमाम, इसमें आपका सीधे सीधे अज हीनम परेण संयोज्यम से भूमिम और इमाम, जब बीच में किसी भी व्यंजन का व्यवधान ना हो तो स्वर जो है वो आगे वाले व्यंजन से मिल जाता है, अजीनम परेण संयोज्यम, इससे ये भूमिम इमाम ये जुड़ा हुआ है। एश शब्द आपका पुल्लिंग का है, इसका स्त्रीलिंग शब्द जो है वो एशा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, एक और चीज़ आपको हम दिखा दें। यहाँ देखिए बच्चों, दर्शनात् प्रभृति, यहाँ पर दर्शन, जब से मैंने उन्हें देखा, दर्शन से लेकर, तो ये एक तरह से यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसमें प्रमाण क्या है, महाभाष्यकार का वचन। महाभाष्यकार ने जब अपादाने पंचमी की व्याख्या की पतंजलि जी ने, तब वहाँ पर उन्होंने लिखा था कार्तिक्याः प्रभृति, वहाँ पर उन्होंने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। और उसी आप्त वचन को प्रमाण मानकर जब ऐसे प्रयोग संस्कृत में जो भी हैं उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गतः आपको यहाँ दिख रहा है गम धातु, और वही आपको जो हमने पहले बताया ता प्रत्यय वो है इसमें। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, अपूर्व दर्शनोयम में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से ये टूटेगा, और ये आप जान रहे हैं पूर्व रूप संधि आपने पढ़ी है, ये पूर्व रूप संधि है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपकी कौन सी संधि है, इति धन अपहाय, याद आ रहा है आपको, ये स्वर संधि में आपने यण संधि पढ़ी है, तो वहीं ये ई का या हो जाता है, इको यणचि इत्यपहाय में है। इसी प्रकार से वर्तितव्यम, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय चाहिए, तव्यत और अनियर दो प्रत्यय चाहिए अर्थ को बताते हैं। तो जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करती हो वैसा ही तुम्हें इनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये अर्थ बता रहा है, इसलिए यहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बच्चों, और इसमें कुछ ऐसा है तो देख लेते हैं। हाँ, और एक ये देखिए, हेम पादांकितायाम पीठिकायाम, एक चीज आपको यहाँ बता दी जाए कि ये पीठिकायाम शब्द का विशेषण है। ये विशेषण विशेष्य भाव आप जानते हैं कि जब संस्कृत में हम जिस भी धातु में, जिस भी विभक्ति वचन में आपका विशेष्य रहेगा, विशेषण में भी वही विभक्ति और उसी वचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हेमपादिकायाम पीठिकायाम को देख करके हेमपादिकायाम में भी उसी का प्रयोग किया गया है। समुपाविशत, सम उपसर्ग, उप उपसर्ग और विष धातु बैठने के अर्थ में समुपाविशत हो गया। और ठीक है, इस प्रकार से, और जिसमें जो शब्द हैं ये आपका उत्थाय आपको यहाँ दिख रहा है, उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और ल्यप प्रत्यय, इसमें भी वही है जो पहले आपने देखा था उत्थाय में, ये उत्थाय हो गया। उत्तरीय अंशुकेन, ये आपकी दीर्घ संधि है, आकाशवर्णे दीर्घा से आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से तोड़ेंगे आप, उत्तरीय अलग करेंगे और अंशुकेन आप अलग करेंगे। अगर संधि विच्छेद पूछ लेता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अपमृज्य में भी आप देख रहे हैं, अब आपका उपसर्ग है और मृज धातु है, ल्यप प्रत्यय है, अपमृज्य। अभी ल्यप प्रत्यय कितनी बार आपका आया, उत्थाय में, अपमृज्य में। तो इस तरह से ये इसका व्याकरणात्मक आपने निर्वचन देखा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है बच्चों। और अब जो ये पैसेज आपके सबसे पहले जब आप प्रश्न पत्र खोलेंगे इंटर में, तो पहला ये पैसेज ही आएगा आपके प्रश्न में, और उसके नीचे उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो मैंने पूरे प्रश्न नहीं बनाया, आपकी पुस्तक में प्रश्न दिए हैं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण बता रही हूँ कि पहली पंक्ति को लेकर के किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ये घर में आप सब प्रैक्टिस करेंगे कि पहली पंक्ति को लेकर के बाद आप उसके प्रश्न बनाएंगे। जैसे सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्रा, ये आपके कितने प्रश्न बन सकते हैं। कातु समुत्थाय महाश्वेताम कंठे जग्राह, कादंबरी काम कंठे जग्राह, अत्र समुत्थाय पदस्य निर्वचनम कुरु, उठकर समुत्थाय पद का निर्वचन जैसे बताया है वैसे करना है। कंठे इति पदे का विभक्ति, और क्या वचन है उसमें, किमचा वचनम, तो आपको बताना होगा इसमें सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। जग्राह पदे प्रयुक्ता लकारः क्रिया, जब हमने बताया था ना लिट लकार, परोक्षे लिट से लिट लकार है। और उपयुक्त पंक्ति का हिंदी भाषा में अनुवाद पूछा जाएगा, तो किसी भी रेखांकित अंश का हिंदी भाषा में आप अनुवाद कर सकते हैं अगर आपने पूरा पैरा इस प्रकार से
पढ़ा है तो बच्चों ये इसका अभ्यास आपको, चूंकि हमने एक पंक्ति का करके दिखाया, आपको पूरा पैराग्राफ को घर पे पढ़ के हर पंक्ति पे जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनका निर्माण आप करेंगे, और बुक में तो आपके दिया ही है प्रैक्टिस सेट के लिए, उसको आप करते रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको जो फ़ायदा होगा इसको जो आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न और आएंगे, पात्रों का चरित्र चित्रण और कवि का परिचय। तो पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी। अगर आप हर पैरा को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे कि पात्रों का सूक्ष्म मनोविज्ञान का परिचय, कादम्बरी की लज्जाशीलता। अभी इसी पैरा में आपको क्या क्या समझ में आया, कादम्बरी का व्यक्तित्व आपके दिमाग में क्या बना कि वो एक लज्जाशीला स्त्री है और उसकी सखी से बहुत अधिक प्रेम है। महाश्वेता एक बहुत ही व्यवहार कुशल स्त्री है। चंद्रापीठ कैसे हैं, वो विनम्र हैं, बहुत ही शिष्ट हैं, और उनके अंदर परिजनों के प्रति उनका जो सेवा भाव है वो, और जो वो परिजन हैं जितने वहाँ पर, जो कादम्बरी की परिचारिकाएं हैं जो दौड़ करके आती हैं और उसके लिए स्टूल रखती हैं, घबराती हैं, उनके पैरों को धोती हैं, तो उनकी जो सेवा भावना है वो सब कुछ उस दृश्य में ही है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें चरित्र चित्रण जैसे चीज़ों को रटना नहीं है। हर पैरा को अगर हम इतने ही ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। आप उसको नोट करते जाइए और लास्ट में आप उसको पूरा कंपोज करके एक अच्छा सा चरित्र चित्रण अपने आप लिखेंगे, और हर एक लाइन, संस्कृत की लाइनें जो हैं उनको आप एग्जाम्पल के रूप में देकर आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। कवि का रचना कौशल जैसे है तो हर वर्णन इतना सजीव है, आपने देखा ही कि पाठक के सम्मुख एक चित्र उपस्थित हो जाता है। तो बाण भट्ट का रचना कौशल तो हर जगह आपको दिख ही रहा है। इन्हीं चीज़ों को जो आपने समझा है, इन्हें लेकर के ये प्रश्न भी आप अपने आप हर एक पैरा को पढ़ने के बाद जो आपको खास लगे उसको नोट करते जाइए। और इन दोनों प्रश्नों को आपको अलग से नहीं करना है, बस ध्यान देना है, रिवीजन करना है और अपने से बनाना है, मौलिक, किसी भी गाइड से नकल मत करिएगा। अपने आप ये लिखिएगा, इसे समझिएगा और पूरा आनंद लीजिएगा बच्चों। ये कृति जो है वो बहुत ही आपकी बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छा रचना है। तो मुझे विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे तो न केवल आपके अंक अच्छे आएंगे परीक्षा में, बल्कि आपका एक जो विकास होता है, साहित्य के प्रति जो प्रेम है, विकास है, वो भी आपके अंदर आएगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। आप इस प्रकार की और रचनाओं को पढ़ेंगे और इससे आपका जो व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से और अधिक खिलेगा। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।